92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, 2 साल के बड़े खूबसूरत रिश्ते के बाद हम इस रिश्ते को और आगे बढ़ा रहे हैं नए नए रंगों के साथ। जो कहानियां मैं सुनाता हूं वो लिखी होती हैं मेरी मंडली ने। जी हाँ, एक राइटर्स की मंडली है जिसको मैं ट्रेन करता हूं, जो बम्बई और भारत के कई और हिस्सों में रहते हैं। मैं उनकी मदद करता हूं बेहतर से बेहतर कहानियां लिखने में और फिर उन्हीं कहानियों को आपके सामने पेश करता हूं। मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अकबर कादरी की लिखी कहानी नीली कालीन पार्ट 2। दोस्तों, कल आपने नीली कालीन पार्ट 1 में सुना कि विक्रम शहरों में जाके राजस्थानी रजाइयां और कालीन बेचा करता था। काफी दिनों के बाद वो अपने घर किशनगढ़ गया। जैसलमेर से कोसों दूर पाकिस्तानी सरहद से लगा हुआ है उसका गांव। अपनी पत्नी कमली से मिलने गया था वो। गांव में इस बार फिर से सूखा पड़ा था। कमली को अपने साथ ले जाने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था उसके पास। फिक्र थी तो इतनी कि शहर की सख्त जिंदगी में कैसे रह पाएगी कमली, लेकिन करता भी क्या। रेगिस्तान में पानी की एक बूंद तक नहीं थी। शहर आके जब विक्रम पहले दिन सामान बेचने निकला तो कीमती नीली कालीन कहीं गुम हो गई। इतना पैसा कहाँ था उसके पास कि अपनी मैम को दे पाता। कुछ भी करके उस कालीन की भरपाई तो करनी ही थी, सो कमली भी उसके साथ चल पड़ी थी सामान बेचने। अब आगे। कालीन ले लो, रजाइयां ले लो, राजस्थान से आई हूं, गरम रजाइयां लाई हूं। दिल्ली हाट के बाहर रजाइयों की गठरी के पास बैठी कमली भी विक्रम को देख के आवाजें लगाने लगी थी। विक्रम इधर उधर टहल के लोगों के आगे पीछे दौड़ दौड़ के उन्हें रजाइयां दिखा रहा था। एक औरत ने कमली से रजाई की कीमत पूछी। कमली के मुंह से बोल नहीं फूटा। थोड़ा सोच में पड़ गई कि विक्रम ने क्या दाम बताए थे उसको। उस औरत ने फिर से कहा, ये रजाई कितने की है? जी 600 रुपए। कुछ कम करो। कम ही तो बोले, आपको ज्यादा लग रहा हो तो आप एक भी पैसा मत दो बहन सा। कमली के मुंह से निकले ये साधारण से शब्द उसकी मासूमियत बयां कर गए। उस महिला ने एक नजर कमली पे डाली और अपने पर्स से रुपए निकाल के कमली को दे दिए। कमली की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसका मन हुआ कि दूर खड़े विक्रम के पास दौड़ के पहुंच जाए और बोले, देख, पहली रजाई बेच दी, ये देख रुपया। लेकिन रजाइयों की गठरी छोड़ के वो हिलना भी नहीं चाहती थी। इस रजाई के बिकने से उसका उत्साह जरूर बढ़ गया था। वो और जोर जोर से आवाजें लगाने लगी। बीच बीच में कुछ गुनगुनाती भी जाती थी। केसरिया बालमा आओ नी पधारो म्हारे देश रे। गाने की आवाज सुन के कम से कम भीड़ तो इकट्ठा हो गई थी। भीड़ में सामान लेने वाले लोग तो कम ही थे, फिर भी 2 दरियां और बिक गईं। विक्रम जब कमली के पास आया तो वो दूर से उसको देख के चिल्लाने लगी, देखना कितना सामान बेच लिया मैंने। विक्रम ने कमली से रुपए लिए, गिने, बोला, तूने तो मुझसे ज्यादा दुकानदारी कर ली। विक्रम ने रुपए जेब में डाल लिए, लेकिन उसके चेहरे पे चिंता की लकीर वैसे की वैसे ही थी। उसने रजाइयों के ढेर से 2 रजाइयां उठाई और अपने कंधे पे डाल ली। चलते हुए कमली से कहा, मेरी वजह से तुझे भी परेशानी उठानी पड़ी। कालीन के पैसे होते ही हम गांव वापस चले जाएंगे कमली। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि नीली कालीन खो जाने पे विक्रम को उसका हर्जाना तो भरना ही था। सो विक्रम के साथ कमली भी उसके साथ चली आई थी सामान बेचने। कमली ने कुछ सामान बेच दिया था, लेकिन विक्रम की फिक्र वहीं की वहीं थी। वो जल्दी से अपनी मालकिन को पैसे चुका के गांव वापस जाना चाहता था। अब आगे। दोपहर तक तेज धूप निकल आई थी। अक्टूबर के महीने में दोपहर गर्म और शाम हल्की ठंडी होती है दिल्ली में। धूप से छिपने के लिए सामान बेचने वाले जहां तहां छांव देख के उसकी ओट में बैठे हुए थे, सिवाय कमली और विक्रम के। शुरुआती बिक्री के बाद दिन खाली ही जा रहा था। विक्रम लोगों के आगे पीछे दौड़ता और कमली आवाज लगाती रहती। लोग आते, रुकते, सामान देखते और चल देते। दिल्ली हाट की दीवारों पे धूप किसी रंग की तरह ऊपर तक चढ़ी और खामोश हो गई। थके हारे दोनों हिसाब करने लगे। 2 दरियां और 1 रजाई तेरी, 1 रजाई मेरी, आज इतना ही बिका सामान। विक्रम ने एक डायरी पे लिखते हुए कहा। कितने का मुनाफा हुआ? कमली ने बाकी रजाइयों और सामान की गिनती करते हुए विक्रम से पूछा तो विक्रम ने उंगलियों पे गिनते हुए कहा, दरियों पे 50-50 यानी 100 और
रजाइयों पे 100 यानी 200 यानी 300 रुपये। नहीं रे, इसमें से अपना तो सिर्फ 150 है, बाकी तो मैम को देना होगा, रुकने और आने जाने का। दिन भर की मेहनत के बाद 150 रुपये। शायद ये रकम उसको अपने गांव में मिल जाती तो कितने मजे से गुजरती जिंदगी। 75 रुपये तो खाने के सामान और सब्जियों में खर्च हो गए, 20 रुपये किराए में, 50 रुपये रोज कमा के कैसे इकट्ठा कर पाएगा वो 7,000 रुपया। विक्रम घर को जाते वक्त यही सोच रहा था और कमली थक के चूर उसके कंधे पे सर रख के बस में हिलते डुलते आधी नींद ले रही थी। तकरीबन 1 घंटे बाद दोनों अपने कमरे पे पहुंच गए। दोनों ने मिलकर खाना बनाया। कमली ने रोटी बना ली तो विक्रम ने सब्जी। कमली ने विक्रम को बहुत मना किया, पर विक्रम बोला, हम सारा काम साथ में करेंगे कमली, तू भी तो थक गई है। अब तक और भी साथी अपना अपना सामान बेच के वापस इकट्ठा हो गए थे। सबके चेहरों पे बस यही एक बात थी कि बाजार गर्म नहीं है इस बार। जहां 10-10 रजाइयां निकल जाती थी, इस बार एक बिकना भी मुश्किल हो गया है। एक और साथी ने अपने सामान का गट्ठर रखते हुए कहा। दूसरा बोला, इतनी महंगाई में लोग अपना पेट ही भर ले वो बहुत है, लगता नहीं इस बार मुनाफा होगा। 1-2 दिन और देख लूं, वरना मैं तो मैम से बात करके वापस निकल जाऊंगा। निकल क्या जाओगे? अगर सामान नहीं बिका तो मैम खुद ही वापस भेज देगी। तो भेज दे, यहाँ कौन सा आराम है, पहले साथी ने गुस्से में कहा। ये सारी बातें चल ही रही थी कि मैम का फोन आया एक साथी के पास। सामान ना बिकने पे गुस्सा हो रही थी वो। देख लो, कमरे का किराया मैं फिजूल में नहीं दे सकती हूँ, धंधा नहीं कर सकते तो किराए का पैसा वापस करो और चले जाओ। 1 हफ्ते बाद आऊंगी मैं हिसाब लेने। विक्रम ने तो सोचा था कि आज वो मैम को फोन करके अपना दुखड़ा बताएगा, पर इस फोन ने उसके ख्याल को ख्याल ही रहने दिया। उसकी रही सही हिम्मत ठंडी पड़ गई। वो सोच रहा था कि उस कीमती नीली कालीन का पैसा कहां से लाएगा। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सीजन 3। दोस्तों, आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि दिन भर दौड़ धूप के बाद विक्रम के हाथ सिर्फ 150 रुपए ही आए थे। उसमें से भी 75 रुपया खाने पीने में खर्च हो गए। ऐसे तो उस नीली कालीन की कीमत जो उसने गुमा दी थी कभी नहीं चुका पाएगा वो। रह रह के बस एक ही चिंता सता रही थी उसको कि उस कालीन की 6-7 हजार रुपए की कीमत कहां से लाएगा वो। अब आगे। कुछ देर अपने साथियों से गपशप करने के बाद विक्रम जब अपने उस छोटे से कमरे में आया तो देखा कमली जमीन पे बिछी चटाई पे गदबद हो गई थी। विक्रम की आहट पाके उसकी आंख खुल गई। तेरा इंतजार करते करते आंख लग गई थी, मैम से बात की? कमली का सवाल सुनते हुए विक्रम उसके पास बैठ गया। जवाब कोई था नहीं, ये तो उसका चेहरा ही बता रहा था। कमली ने विक्रम के कंधे पे हाथ रखा और बोली, तू हिम्मत तो कर, इतने सालों से काम कर रहा है उनके लिए, वो कुछ तो सुनेगी। इससे पहले क्या कोई सामान कभी गायब नहीं हुआ? हुआ ना, यही तो गड़बड़ हो गई। पहले एक आदमी था रंगूनाथ, वो सामान बेच के कह देता था कि खो गया। मैम ने 1-2 बार माफ कर दिया था, एक बार जुर्माना भी किया, वो उसने आसानी से दे दिया क्योंकि जुर्माने की रकम तो सामान की खरीद के बराबर थी, जबकि उसने सामान महंगा बेचा था। शक होने पे मैम ने जासूसी की और वो पकड़ा गया और गाज गिरी हम सब पे। मतलब? कमली ने पूछा। मतलब यह कि मैम का किसी पे विश्वास ही नहीं रहा। उस दिन से उसने साफ कह दिया था कि आगे से अगर सामान किसी से भी खोता है तो उसका बाजार भाव के बराबर जुर्माना देना होगा, नहीं तो काम से हमेशा के लिए छुट्टी। ये कहते हुए विक्रम खामोश हो गया। उसने अपना सर अपने घुटनों में छुपाते हुए कहा, मैंने तो सोचा था कि इस बार जानवरों के लायक पैसे इकट्ठे हो जाएंगे तो घुमक्कड़ों की जिंदगी से छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन ये चक्कर तो और गहरा हो गया कमली, और तू भी इसमें पिस रही है। मुझे माफ कर दे, तुझे कोई सुख नहीं दे पाया मैं। विक्रम की आवाज सिसकियों में बदल गई। विक्रम को रोता देख के कमली के आंसू भी निकल आए। उसने विक्रम से कहा, तू तो बहुत कमजोर निकला। अरे हम मुसीबत में हैं, मैं जानती हूं, पर सच में मैं खुश हूं कि कम से कम दुख में मैं तेरे साथ तो हूं। तू मेरे पास है, इससे बड़ी खुशी मेरे लिए कोई नहीं है। देखना, हम हंसते खेलते पार कर लेंगे दुख की घड़ी। कमली के अंदर इतनी हिम्मत देख के विक्रम को कुछ संभल तो मिला ही था। वाकई एक औरत के दिल में कितनी हिम्मत होती है वो खुद उसको नहीं पता होता, पर वक्त आने पे वो बाहर आ ही जाती है। अगली सुबह एक नया जोश लेके आई थी दोनों के लिए। रात की बासी हिम्मत को बटोर के दोनों सुबह निकल गए थे नीले कालीन के कर्जे से मुकाबला करने।
लेकिन विक्रम ने कुछ और ही सोच लिया था। अगर कहीं से बात नहीं बनी तो वो अपने दांत में भरा सोना निकलवा लेगा। कमली ने अपनी गठरी उठाते हुए कहा, सुन, आज कहीं और चलते हैं सामान बेचने। मैं तो हमेशा यहीं बेचता हूं और तो कहीं गया नहीं। कमली ने जवाब दिया, वही तो, तू यहीं बेचना, मैं आसपास के इलाके में चली जाऊंगी। कमली के विश्वास भरे चेहरे को देख के विक्रम ने हाँ कह दिया, पर इतना जरूर कहा था, कहीं दूर मत जाना। ठीक है, कहती हुई कमली गलियों की तरफ मुड़ गई। उसका काला लहंगा हवा भरने से गोल चक्री जैसा लग रहा था, जिसके बीच फंसी कमली आगे बढ़ती जा रही थी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सीजन 3। दोस्तों, आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि नीली कालीन क्या खोई, विक्रम के सपने भी खो गए। उसने सोचा था कि इस बार पैसे इकट्ठा करके कुछ जानवर खरीद लेगा और फिर अपने गांव में आराम से रहेगा, लेकिन इस कर्जे से कैसे छूटे उसको समझ नहीं आ रहा था। अपनी मैम से बात करने की हिम्मत हुई नहीं उसकी, और अगले दिन दोनों फिर से निकल गए थे नीली कालीन के कर्जे से छुटकारा पाने की जद्दोजहद में। अब आगे। राजस्थान से आई हूं, गरम रजाइयां लाई हूं, रजाई ले लो, दरिया ले लो, कालीन ले लो। आवाज लगाती कमली गलियों में थी, इस उम्मीद से कि अभी कोई उसको रोक लेगा। काफी देर के बाद भी जब उसको कोई कामयाबी नहीं मिली तो उसने एक दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक औरत ने आवाज लगाई, कौन है? कमली के कुछ समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे। हड़बड़ी में उसके मुंह से निकला, रजाइयां। आज से पहले कभी किसी के दरवाजे रजाइयां चल के नहीं आई थीं। उस औरत ने दरवाजा खोला, देखा सर पे बड़ी सी गठरी लादे कमली किसी मुजस्समे जैसी खड़ी थी। उसके मुंह से डरते हुए निकला, बहन सा, रजाइयां नहीं चाहिए, ले लो ना बहन, बहुत सस्ते में लगा दूंगी। बीमार सी दिखने वाली लगभग 35 साल की उस औरत ने ना में गर्दन हिला दी। कमली दुखी मन से आगे बढ़ी ही थी कि उसे एक आवाज आई, रुक जा, वापस आ। कमली ने पलट के देखा, वही औरत थी। दरिया दिखा दे, कहां से आई हो? आज से पहले तो कभी नहीं देखा। समय ले आए बहन सा, तभी तो भटक रहे हैं हम। गठरी से दरियां रजाइयां क्या निकली, परत दर परत कमली की आप बीती बाहर निकल आई। दरियां किसी किताब के बिखरे पन्नों की तरह यहां वहां पड़ी थीं और उनसे निकली कहानी सुन के उस औरत के चेहरे पे दया के भाव उभर आए। उस औरत ने एक सस्ती सी दरी खरीद ली और कहा, कमली, अगर मेरे पास रुपए होते तो मैं तेरा सारा सामान खरीद लेती। पर कमली से बात करके उसका कुछ दुख तो खरीद ही लिया था उस औरत ने। जाते जाते पूछा भी था, खाना खाया तूने? रुपया बचाने के चक्कर में विक्रम और कमली दोनों ने दिन में एक ही टाइम खाना खाने का निर्णय लिया था। दिन में तो बस गुड़ की एक एक डली मुंह में लेके वक्त काटना था दोनों को। कमली ने इस सवाल पे कुछ नहीं कहा, पर इंसान की खामोशी भी तो बहुत कुछ कह देती है कभी कभी। उस औरत ने जबरदस्ती 2 रोटी और अचार निकाल के सामने रख दिया। नहीं बहन सा, इसकी कोई जरूरत नहीं, धन्यवाद। एक तरफ बहन भी कहती हो और अब बहन का है तो खाओ। निवाला मुंह तक जाता कि उसको विक्रम की याद आ गई। मैं यहाँ रोटी खाऊं और वो नहीं नहीं। कमली ने धीमे से पूछा, बुरा न मानो बहन सा, तो ये रोटी मैं रख लूं, अपने मर्द के साथ खा लूंगी। कमली वो रोटियां लेके वापस विक्रम के पास पहुंच गई, अपना वादा निभाने, हर चीज में साथ निभाने का। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सीजन 3। दोस्तों, आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि कमली अपने पति विक्रम से अलग गलियों में निकल गई थी सामान बेचने। एक औरत ने पसीज के उससे एक दरी खरीद ली और चलते चलते कुछ खाना भी दे दिया, लेकिन कमली वो खा नहीं पाई। उसको विक्रम की याद आ रही थी। उसने वो रोटियां उठा के रख ली विक्रम के साथ खाने के लिए। अब आगे। विक्रम कमली को देखते ही पास आ गया, बोला, कुछ बिका? हाँ, बस एक दरी बिकी है। तेरा कुछ धंधा हुआ? कमली ने अपने सर से गठरी उतारते हुए विक्रम से पूछा। हाँ, एक रजाई, पर क्या? विक्रम ने दिल्ली हाट के कोने की तरफ इशारा किया। कमली ने देखा 4-6 कश्मीरी नौजवान भी अपने हाथों में शॉल और कालीने लिए टहल रहे थे, लेकिन कमली को कुछ समझ में नहीं आया।
उसने पूछ ही लिया। मैं कुछ समझी नहीं। अरे पगली, अब ये लोग भी अपना सामान बेचेंगे। इक्का दुक्का जो ग्राहक थे वो भी बढ़ गए। मुकाबले में मुनाफा कम होगा सो अलग। कमली को बात अब भी उतनी साफ नहीं समझ आई थी। उसने कहा, तू फिक्र मत कर, भगवान कुछ ना कुछ करेगा। बहन सा ने खाना दिया है सो मैं इधर आ गई। चल रोटी खा ले। कौन बहन सा कमली? अरे वो जिस गली में गई थी ना, मैं उधर ही मिल गई थी वो मुझे। कमली ने सारी बात विक्रम को बता दी। उसका मन तो कर रहा था कि कमली को जोर से डांट लगा दे, कह दे, क्या एक वक्त की भूख भी बर्दाश्त नहीं है तुझको? हम गरीब हैं पर किसी का दिया हुआ नहीं खा सकते। पर कमली तो उसके लिए वो खाना बचा के लाई थी। उसने तो उस वक्त भी अपने विक्रम का ख्याल रखा। हमदर्दी में दी हुई चीज भी क्या भीख हो जाती है? एक तरफ गुस्सा था और दूसरी तरफ कमली का प्यार। विक्रम ने एक रोटी खाने के बाद बस इतना ही कहा, कमली आगे से किसी से कुछ मत लेना। मतलब? हम गरीब हैं पर इज्जत तो है ना? अरे कुछ ना हो तो अपना दांत बेच दूंगा, समझी? विक्रम ने अपने सोने के दांत की ओर इशारा किया और वापस चला गया, रजाइयां हाथ पे डाले। एक बार विक्रम के दांत में कीड़ा लग गया था। वैद्य जी ने दांत में चांदी भरने को कहा था, पर मां ने अपने लाडले के दांत के लिए अपनी इकलौती नाक की कील दे दी थी। कमली जानती थी कि ये मां की आखिरी निशानी थी उसके पास। कुछ भी हो जाए वो ये नहीं खोने देगी। मां की ये निशानी बिकने नहीं देगी। कमली ने फिर से आवाज लगाना शुरू कर दिया। अभी थोड़ी देर ही हुई होगी कि विक्रम दौड़ता हुआ कमली के पास आया। कमली, वो जो लोग हैं ना बेचने वाले, उनके पास हमारी नीली कालीन है। ये सुन के कमली खड़ी की खड़ी रह गई। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सीजन 3। दोस्तों, आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि सामान बेचते वक्त एक औरत ने कमली को जो खाना दिया था वो विक्रम के लिए बचा लाई थी। लेकिन विक्रम को ये अच्छा नहीं लगा। वो तो दूसरे फेरी वालों के आने से परेशान था। थोड़ी देर बाद विक्रम भाग के आया और उसने कमली को बताया कि उन लोगों के पास वही नीली कालीन है जो उससे खो गई थी। अब आगे। कमली भाग के उन कश्मीरी लोगों की तरफ गई जिनके पास वो नीली कालीन थी। बिल्कुल वही रंग, वही सितारों वाली डिजाइन। कमली ने आगे बढ़ के कालीन को छू के देखा। वही एहसास, ये तो उसकी नीली कालीन है। कमली की आंखों में चमकीले आंसू तर आए। बहन, कालीन चाहिए क्या? उस कश्मीरी नौजवान ने पूछा जिसके हाथ में वो नीली कालीन थी। कमली जैसे किसी सपने से जागी हो। कुछ कह पाए इससे पहले एक ग्राहक ने उस कश्मीरी नौजवान से कालीन देखते हुए पूछा, इस डिजाइन में कोई और रंग है? हाँ सब, एक हरे रंग में और है हमारे पास, अभी दिखाता हूं। उस नौजवान ने बिल्कुल वैसा ही एक दूसरा हरे रंग का कालीन निकाल के उस ग्राहक को दिखा दिया। कमली समझ गई थी कि यह उसकी नीली कालीन नहीं है, पर है वैसी ही। अब तक विक्रम भी पास आ गया था। भाई, कितने का है यह कालीन? विक्रम की आवाज थी। उस नौजवान ने कमली और विक्रम पे एक नजर डाली और बोला, आप भी सामान बेचने आए हो? दोनों ने हाँ में गर्दन हिला दी। उस नौजवान ने थोड़ा रुकने का इशारा किया और ग्राहक से बात करने लगा। ग्राहक निपटाने के बाद वो नौजवान पास ही में खड़े कमली और विक्रम के पास आया। बोला, तुमको कालीन चाहिए? विक्रम ने थोड़ी सी खामोशी के बाद सारी बात उस कश्मीरी नौजवान से कह दी। उस नौजवान ने विक्रम के कंधे पे हाथ रखा और कहा, हमारी तो किस्मत में ही नुक्स है भाई। खैर, मैं तुम्हें ये 3500 में दे दूंगा, इतने की खरीद पड़ी थी मुझे। कमली और विक्रम को बहुत सुकून मिला, लेकिन 3500 रुपए भी कहाँ थे उनके पास। 2-3 दिन का समय मांग लिया था उस नौजवान से। उसने भी कमली और विक्रम के सामने ही वो नीली कालीन और लपेट के हिफाजत से रख दिया था एक वादा कि वो इसको नहीं बेचेगा। अगले दिन से कमली सुबह सुबह ही निकल जाती गलियों में और विक्रम ग्राहकों के पीछे पीछे भागता रहता। तिनका तिनका पैसे जमा हो रहे थे और तिनकों के बड़े से ढेर सी बढ़ रही थी उनकी फिक्र। भूखे पेट भटकते दोनों के शरीर कितने कमजोर हो गए थे। तभी खबर लगी कि कल मैम आने वाली है। पैसे का इंतजाम नहीं हुआ तो क्या होगा? नौकरी जाएगी, फिर गांव वापस, बिना जानवरों के, सूखे की मार, एक एक बूंद को तरसते लोग। कमली के सूखे होंठ बिल्कुल वैसे हो गए थे जैसे उसकी मां के हो गए थे उस सूखे में जिस साल वो नहीं रही।
ख्यालों की तेज आंधियां विक्रम को लपेटे में ले रही थीं। वो झटके से उठ गया। कमली अभी जागी नहीं थी। कमजोर पड़ चुका उसका बदन तेज तेज सांसें ले रहा था। विक्रम तैयार होकर कहीं निकल गया। वापस आया तो कमली भी उठ गई थी। दोनों बिना देरी किए दिल्ली हाट पहुंच गए। कश्मीरी नौजवान एक तरफ खड़ा अपना सामान लगा रहा था। विक्रम ने उसके पास जाके उसके पैसे दिए और अपना सुकून, वो नीली कालीन, खरीद ली। कमली चुपचाप देखती रही। वो बचा नहीं पाई थी विक्रम की मां की आखिरी निशानी को। विक्रम भी कुछ नहीं बोला। बोलता भी कैसे? दांत निकलवाने से दर्द अभी भी हो रहा था और उससे ज्यादा दर्द मां की निशानी को ना बचा पाने का था। विक्रम रजाइयों के ढेर के पास बैठ गया और कमली आवाजें लगाने लगी। रजाइयां ले लो, रजाइयां ले लो, दूर देश से आई हूं, गरम रजाइयां लाई हूं। लेकिन उसकी आवाज बिल्कुल गर्म नहीं थी। तभी हेमा मैम दिखाई दी। पास आके उन्होंने बैग में से एक नीली कालीन निकाली और कहा, तुम इस नीली कालीन की वजह से परेशान हो रहे हो? अरे इसको मैं अपने साथ ले गई थी जब यहीं मिली थी तुमसे। बताना भूल गई थी। धंधे पे ध्यान दो, अब सब कुछ ठीक है। विक्रम और कमली के आंसू उस नीली कालीन पे बिखर गए जो उन्होंने अभी अभी खरीदी थी। उनके मन में बस यही बात बार बार आ रही थी, हाँ सब कुछ ठीक है, पर सब कुछ ठीक है क्या? बस इतनी सी थी ये कहानी।